वेलकम टू वी मेक आर्टिस्ट। मेरा नाम हरपाल सिंह है। आज हम बात करेंगे इंडियन स्टेट्स एंड इंडियन यूनियन टेरिटरीज, उनकी फॉर्मेशन डेट्स एंड कैपिटल के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है आज के देश का मैप 2023। आज अगर हम बात करें इंडिया के 28 स्टेट्स और 8 यूटीज़ हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए इंडिया को बहुत मेहनत लगी है। स्पेशली जो हमारे लीडर्स हैं और जिनको हम आयरन मैन के नाम से जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है पूरे हिंदुस्तान को यूनाइट करने के लिए। जब देश हमारा आज़ाद हुआ 1947 के अंदर देश आज़ाद के साथ ही क्या हुआ, उसको डिवाइड कर दिया गया इन द 2 पार्ट। एक बन गया पाकिस्तान और दूसरा इंडिया। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के टाइम पे, आज़ादी से पहले अगर हम बात करें तो जो हमारा हिंदुस्तान था वो 3 पार्ट्स में डिवाइड था। नंबर 1 टेरिटरीज ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जो कि ब्रिटिश के डायरेक्ट अधीन था। दूसरा था प्रिंसली स्टेट्स और तीसरा था द कॉलोनियल टेरिटरीज ऑफ फ्रांस एंड पुर्तगाल, जिनको हम जैसे गोवा, दमन, दीव, नगर हवेली, ये सब जो एरियाज थे, है ना, उनको कॉलोनियल टेरिटरीज ऑफ फ्रांस एंड पुर्तगाल की बात कहा जाता है उनको। तो अगर टेरिटरीज ऑफ ब्रिटिश इंडिया की बात करें तो उस समय 17 ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, 17। तो 17 में से जब देश हमारा आज़ाद हुआ, उसके बाद 17 में से 11 को कहाँ शामिल कर दिया गया, इंडिया के अंदर, और 3 को शामिल कर दिया गया पाकिस्तान के अंदर, और 3 को अकॉर्डिंग टू एरिया डिवाइड कर दिया गया। ठीक है। तो जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे उनको इस तरह से डिवाइड कर दिए गए। टोटल कितने थे, 17, और 11 को इंडिया में शामिल कर लिया गया, 3 को पाकिस्तान के अंदर शामिल कर लिया गया, और 3 को डिवाइड कर दिया गया अकॉर्डिंग टू जो ज्योग्राफिकल एरियाज थे उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। और उसके अगर आगे हम बात करें तो जो प्रिंसली स्टेट्स थे, प्रिंसली स्टेट्स इंडिया के आज़ादी के टाइम पे हमारे यहाँ पे 565 प्रिंसली स्टेट्स थी, और 565 में से 562 एग्री करके किसके पास, इंडिया के साथ मर्ज होने के लिए। लेकिन इसके लिए बहुत मेहनत लगी है, पटेल साहब ने बहुत मेहनत करी है इनको भी यूनाइट करने के लिए। ये एक ऐसे नहीं आ गई ये सब, है ना। क्योंकि उस समय क्या था, जब अंग्रेज जा रहे थे तो अंग्रेजों की एक सोच थी कि भाई हम तो जा रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान एशिया में जो एक अच्छा देश है, इसको सोने की चिड़िया बोला जाता था पहले, तो हम बहुत अमीर थे भाई। तो उस समय क्या था कि अगर ब्रिटिश क्या चाहते थे कि अगर हम इंडिया को आज़ाद करके जा रहे हैं तो पहले तो उन्होंने डिवाइड कर दिया, है ना, और वो और सोचते थे कि इसको जितना हम डिवाइड कर सकते हैं, इंडिया को जितना हम पार्ट्स में बांट सकते हैं, हम बांट के जाए। तो उन्होंने जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स थी उनको 3 ऑप्शन दे दिए थे। पहला ऑप्शन क्या था कि या तो आप इंडिया के साथ मर्ज हो जाओ, सेकंड ऑप्शन वो कि या आप पाकिस्तान के साथ मर्ज हो जाओ, और तीसरा एक ऑप्शन दे दिया कि आप इंडिपेंडेंट भी एज ए कंट्री रह सकते हैं। तो भाई अगर किसी के पास ये 3 ऑप्शन हो तो जनरल सी बात है कोई तीसरा ही सोचेगा, क्योंकि हर राजा को क्या, अब इंडिया का तो क्लियरली विजन था कि भाई हमें तो डेमोक्रेटिक कंट्री चाहिए, है ना, हम तो डेमोक्रेसी से आगे बढ़ेंगे। तो सभी राजाओं को ये पता था कि भाई अगर डेमोक्रेटिक इंडिया की बात कर रहे हैं तो वहां पे तो राजा की ताकत रहेगी नहीं, है ना। लेकिन फिर भी है जो हमारे पटेल साहब थे, मेनन साहब थे, उन्होंने बहुत मेहनत करी उनको कन्विंस करने के लिए। तो वो क्या हुए, तो 562 जो रियासतें थी, ठीक है, वो किसमें शामिल हो गई, इंडिया के अंदर शामिल हो गई। अब बात करते हैं जो 3 बची हुई रियासतें थी या 4 बची हुई जो रियासतें थी उसमें से, ठीक है। अब उसमें से कौन कौन थे, अब जो बची हुई रियासतें थी, अब उन्होंने क्या किया, अब भाई ऑप्शन तो सभी थे, सभी के पास तीनों थे, लेकिन बाकी किस में आ गए, हमारे साथ आ गई, है ना, इंडिया के साथ आ गई। अब जो बची हुई रियासतें थी उनमें से कौन कौन सी थी, नंबर 1 हैदराबाद, जूनागढ़, भोपाल एंड जम्मू एंड कश्मीर। और सबसे पहले बात करते हैं हैदराबाद की। अब हैदराबाद देखिए, इस वीडियो में हम बहुत डीपली नहीं जाएंगे, बिकॉज अगर डीपली जाते रहेंगे एक चीज़ को लेके तो बहुत एक लंबी वीडियो बन जाएगी, तो हम इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे अलग से, ठीक है।
तो आप नीचे जाके देख सकते हैं, लिंक्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो सेपरेट वीडियो इसके लिए बनाएंगे। तो हैदराबाद की अगर बात करें तो जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय जो हैदराबाद के जो राजा थे वो थे, उनका नाम था मीर, आप नोट कर सकते हैं, मीर उस्मान अली, ठीक है। तो ये क्या थे, ये वहां के राजा थे। और ये भाई साहब क्या चाहते थे कि भाई हैदराबाद को क्या किया जाए, एक इंडिपेंडेंट देश घोषित कर दिया जाए, ठीक है, समझ रहे हैं। तो दिक्कत क्या आई, दिक्कत ये थी कि भाई अब अगर ये तो मिड में आ गया, यहाँ पे आके बैठ गया भाई, इस चारों तरफ इसके हिंदुस्तान है और ये भाई छोटा सा एक देश मान रहा है कि जो कि बाकी राज्यों से भी छोटा था उस समय। चलो अब तो डिवाइड हो गए राज्य, जो बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जो भाई कम हो गए हैं। जैसे अगर बात करें राजस्थान का एरिया कम हो गया है ना, यहाँ से पंजाब का एरिया कम हो गया, हिमाचल इस तरफ चला गया, ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश का एरिया कम हो गया, असम का तो भाई पूरे एरिया ऐसे खत्म हो गया ना, ठीक है। लेकिन उस समय तो बहुत ऐसे राज्य थे जो हैदराबाद से भी बड़े थे, है ना। तो अब तो लॉजिक ही नहीं बनता था कि इसको एक इंडिपेंडेंट वो कर दिया जाए, एक इंडिपेंडेंट देश इसको घोषित कर दिया जाए, ठीक है। लेकिन वो मीर उस्मान अली वो मान ही नहीं रहे थे, ठीक है। बहुत सारी खींचातानी चली, तो लास्ट में क्या हुआ, 13 डेट नोट कर लीजिए, 13 सितंबर 1948, 13 सितंबर 1948 को इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन पोलो, एक मिलिट्री ऑपरेशन था, ठीक है। मिलिट्री ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था पोलो करके, ऑपरेशन पोलो करके, ठीक है। और ये चला भाई 4 दिन। 4 दिन के बाद हिंदुस्तान ने हैदराबाद पे क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी डाटाज हैं कि भाई उसमें कोई बोलता है 1 लाख आदमी एक्सपायर हो गए, कोई बोलता है 40,000 लोग एक्सपायर हो गए, ठीक है। वो गवर्नमेंट डाटाज अलग हैं, एक्चुअल डाटाज अलग हैं, वो थोड़ा देख लेना आप कि क्या डाटाज क्या हैं उसके, ठीक है। हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे कि क्या हुआ, ठीक है। तो ऑपरेशन पोलो चला और 4 दिन में हिंदुस्तान ने क्या कर लिया, हैदराबाद पे कब्जा कर लिया, ठीक है। आगे जाके, है ना, ठीक है। तो ये उसके साथ मर्ज हो गया हमारे, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम बात करें तो बात करते हैं जूनागढ़ की, ठीक है। जो जूनागढ़ था, जूनागढ़ कहाँ पे लोकेटेड था, यहाँ पे इस एरिया में, ठीक है। गुजरात, जो आजकल गुजरात के एरिया ना, वहाँ पे ये जूनागढ़ वो था, ठीक है। यहाँ पे जूनागढ़ क्या है, ज्योग्राफिकली यहाँ पे स्टैंड करता है, ठीक है। तो जूनागढ़ के जो राजा थे उनका नाम था नवाब मोहब्बत खान। नवाब, आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, नाम मोहब्बत खान, ठीक है। तो इनके राजा का क्या नाम था, नवाब मोहब्बत खान, ठीक है। अब यहां पे क्या दिक्कत थी, अब दिक्कत यहां पे ये थी कि जूनागढ़ जो कि वहां का जो शासक था वो क्या था, मुस्लिम था, ठीक है। लेकिन भाई साहब यहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो क्या थी, 80%, यहाँ की 80% जो पॉपुलेशन थी वो क्या थी, हिंदू थी, ठीक है। तो भाई 80% हिंदू पॉपुलेशन है आपकी, और अगर उस समय मोहब्बत खान साहब ये बोले कि हमें तो पाकिस्तान में जाना है, तो ये तो लॉजिक था नहीं ना, बनेगी नहीं बात। और दूसरी अभी इन्होंने तो ये भी बोल दिया था, इनके बारे में बहुत अच्छी बातें हैं भाई। इनको बोला जाता है कि जो मोहब्बत खान थे इनको कुत्तों का बड़ा शौक था, है ना, और इन्होंने 800 डॉग्स पाल रखे थे। अरे एक कुत्ते की तो उन्होंने शादी भी करवाई थी और उस पर ना हॉलीडे घोषित कर दिया था भाई साहब ने। तो सोचो, इस तरह के तो ये हमारे नवाब थे उस समय के, ठीक है। तो 800 डॉग्स थे, एक लोग इन्होंने शादी करवाई, धूमधाम से शादी करवाई, अच्छा खासा खर्चा किया, और उस दिन उन्होंने पूरा
स्टेट हॉलीडे घोषित कर दिया, ठीक है। अब ये भाई साहब यहाँ तक इन्होंने बताया भाई भाई एक तरफ तेरे समंदर है, 3 तरफ तेरे इंडिया है, तो तुम कैसे पाकिस्तान के साथ चले जाओगे? तो इनका कहना था कि हम कोई नहीं, सी रूट से चले जाएंगे यहाँ से, है ना, हम ये वाले रास्ते से क्या करेंगे, पाकिस्तान के साथ अपनी अटैचमेंट बना लेंगे। पाकिस्तान के साथ अगर हमें ट्रेड करना है, कुछ भी करना है, तो हम यहाँ से कर लेंगे, ठीक है, लेकिन हम पाकिस्तान का ही पार्ट रहेंगे, ठीक है। लेकिन उस समय वहाँ पे क्या हो गया, राइट स्टार्ट हो गए कि भाई हम तो हिंदू हैं, हिंदू मेजोरिटी थी, तो वो क्यों पाकिस्तान के साथ जाएंगे? तो ये भाई साहब किसी बहाने से पाकिस्तान भाग गए और वापस ही नहीं आए, है ना, ठीक है, पाकिस्तान भागे और वापस नहीं आए। तो हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या करवाया, वोटिंग करवाई गई कि भाई आपको किस तरफ जाना है, जो उनकी नॉर्मल पॉपुलेशन थी उनसे, ठीक है। तो 91% लोगों ने किस में शामिल होना बताया, इंडिया के अंदर, कि भाई हम तो इंडिया में मर्ज होना चाहते हैं। तो इस तरह क्या हुआ, फिर जूनागढ़ को इलेक्शन से क्या किया, जूनागढ़ को कहाँ मिला लिया गया, अपने हिंदुस्तान के अंदर, ठीक है। मतलब वोटिंग बड़ी उस समय उसको मिलाने के लिए, और 91% लोगों ने कहाँ वोट करी थी कि हमें तो भाई हिंदुस्तान में रहना है, हमें पाकिस्तान में नहीं जाना, ठीक है। और उसके बाद फिर कौन से स्टेट उसके बाद कौन सा स्टेट आ रहा है, भोपाल, ठीक है। चलिए भोपाल की बात करते हैं। तो भोपाल के अंदर जो बेटा भोपाल का जो नवाब थे, उनका नाम था नवाब हमीदुल्ला खान, नवाब हमीद उल्ला खान, ठीक है, जो किसके बेटे थे, के खुसरो के बेटे थे। और भाई साहब ये ना जिन्ना तो पता ही है, मुस्लिम लीग के जो वो थे प्रेसिडेंट थे, उनको उनसे बड़ा इनका लगाव था, ठीक है, इनका अपने हमीदुल्ला खान साहब का जो इनका जिन्ना से बड़ा लगाव था, है ना। अब भाई भोपाल कहाँ पे स्टैंड करता है, यहाँ पे ना, MP, ठीक है। अब भोपाल यहाँ पे है और ये बात कर रहा था कहाँ से, जिन्ना से लगाव था, लेकिन ये बोल रहा था मुझे पाकिस्तान में जाना, तो ये पॉसिबल था नहीं, है ना। अब भाई तुम हिंदुस्तान के मिड में रह रहे हो, ज्योग्राफिकली वहाँ पे हो, ठीक है, यहाँ स्टैंड कर रहे हो, तो तुम कैसे पाकिस्तान में वो कर लोगे, मर्ज हो जाओगे, ठीक है। और यहाँ पे भी जो मेजॉरिटी थी वो कहाँ थी, हिंदू की थी, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा क्लैश नहीं हुआ, लेकिन फिर भी कुछ खिंचातानी के बाद इसको भी क्या कर लिया गया, हिंदुस्तान में मर्ज कर दिया गया, ठीक है, ओके। तो आगे हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर, भाई इसके लिए तो तगड़ा क्लैश हुआ है ना, और वो क्लैश आज तक चलता ही आ रहा है हमारा, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर, अब जम्मू एंड कश्मीर सबको पता है कि यहाँ पे राजा कौन थे, यहाँ के राजा थे हरि सिंह, है ना, क्या नाम था उनका, हरि सिंह, एक हिंदू राजा थे, ठीक है। भाई अगर उस समय देखा जाए ना, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, किसको थी, वो हरि सिंह को। दिक्कत क्या थी, सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि एक तो हिंदू राजा, और ऊपर से जो यहाँ की मेजॉरिटी थी, कौन सी कम्युनिटी की थी, मुस्लिम कम्युनिटी की मेजॉरिटी थी यहाँ। अब भाई हरि सिंह कहाँ जाए, अगर वो इंडिया में आता है, ठीक है, तो इंडिया में आता है, तो इंडिया में उसको पता था डेमोक्रेटिक कंट्री भी बनने जा रही है, विजन क्लियर है इनका, तो राजा वाजा तो ये किसी को रखेंगे नहीं, हमारी पावर तो ये वैसे ही ख़त्म कर देंगे। और दूसरा, अगर पाकिस्तान में ये जाते हैं, तो यहाँ पे पॉपुलेशन मेजॉरिटी किसकी है, मुस्लिम्स की है, ठीक है, और ये किसका है भाई, पूरा पाकिस्तान ये भी मुस्लिम्स का है, तो कहीं ना कहीं उसको उठा के कर देंगे, पटक देंगे, भाई साइड हो जाता, ठीक है। तो हरि सिंह चाहता था कि वो इंडिपेंडेंट, एक अपना इंडिपेंडेंट जो देश है वो बनाए, ठीक है। तो इस चाहत में हरि सिंह ने किसी के साथ किया हुआ मर्ज नहीं हुआ, वो वेट करवाता रहा कि कोई नहीं सोचते हैं। इंडिया ने बहुत बार ऑफर किया इसको, ठीक है, कि भाई आप आइए, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेस को साइन करने की बहुत बार बात हुई, ठीक है, लेकिन भाई साहब ने साइन नहीं किया, वेट करवाता रहा, कोई नहीं करते, ठीक है, टाइम पास कर रहा था, लेकिन टाइम पास कब तक करता था, है ना। अब दिक्कत क्या आई, अगस्त में हम आज़ाद हुए, ठीक है, 15 अगस्त 1947। इस डेट को पता क्यों बोला जाता है, 15 अगस्त क्यों बोला जाता है, क्योंकि उस समय जो लास्ट वायसराय थे, कौन, सर माउंटबेटन,
जो लास्ट वास्ट रहे थे उनकी जो रिटर्न टिकट थी वो कब की थी, वो 15 अगस्त की थी। तो इसी दिन उन्होंने चुना कि भाई इसी दिन मैं साइन करके जाऊँगा कि हाँ इंडिया आज से इंडिपेंडेंट है, ठीक है, इसलिए 15 अगस्त बोला जाता है। तो हमारा जो देश था वो कब आज़ाद हुआ, 15 अगस्त, ठीक है। तो उसके बाद सितंबर अक्टूबर, अब भाई पाकिस्तान जब पता चल गया उनको हाँ भाई ठीक है हम अपनी जगह पे आके बैठ गए हैं, तो उन्होंने क्या कर दिया, आगे ज़्यादा वेट नहीं किया, ठीक है। और 22 अक्टूबर 22 अक्टूबर 1947 को क्या कर दिया, JNK पे अटैक कर दिया फुल फोर्स के साथ, ठीक है। अब भाई अगर बात करें तो एक साइड पे क्या है, एक साइड पे एक स्टेट है, ठीक है, एक स्टेट के पास जितनी भी सेना होती है उतनी है, और दूसरी तरफ एक पूरी कंट्री है ना। तो किसकी बुरी हालत होगी, जनरल सी बात है स्टेट की बुरी हालत होगी। तो भाई हरि सिंह की हुई बुरी हालत, है ना, जब उन्होंने अटैक कर दिया। यहाँ तक बोला जाता है कि बारामूला में 26 अक्टूबर को, कब इन्होंने अटैक किया, 22 अक्टूबर को अटैक किया, 26 अक्टूबर को बारामूला में क्या कर दिया उन्होंने, 11,000 लोगों को मार डाला। किसने, पाकिस्तान ने, है ना। और जब ये बात हरि सिंह को भाई पता चली तो इसने क्या कर दिया, सेम डे बंदा कहाँ पहुंच गया, श्रीनगर पहुंच गया बात करने के लिए इंडिया से कि भाई हमें बचा लो, है ना, कि भाई हमें बचा लो। कब पहुंच गया ये, 26 अक्टूबर को, सेम डे भाई साहब पहुंच गए श्रीनगर। और वहाँ कौन बैठे हुए थे, इनकी वेट कर रहे थे, मेनन साहब। मेनन कौन थे, जो हमारे पटेल वल्लभ पटेल साहब के सेक्रेटरी थे, ये भी बहुत पढ़े लिखे इंसान थे, ठीक है, मेनन साहब। तुम वहाँ पे वेट कर रहे थे भाई साहब। अब जैसे ही हरि सिंह आया, है ना, तो लेकिन वो अब हरि सिंह आ तो गया भाई, आए तो हरि सिंह को अब ये भी लगा कि भाई साइन तो कर दूंगा, तो फंसा दूंगा, साइन तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं साइन कर दूंगा तो फिर भी वो कुछ बोल रहा था कि नहीं मुझे कुछ कंडीशन पे ही साइन करूंगा मैं। अब हिंदुस्तान को बोल तो दिया उसने कि भाई मुझे बचा लो, पाकिस्तान ने मुझ पर अटैक कर दिया, लेकिन हिंदुस्तान जब उसने बात करी हिंदुस्तान की, भाई ठीक है आप साइन कीजिए, ठीक है, हम तो तभी बचा पाएंगे ना, अब लड़ाई तो तुम्हारी और उसकी है, अगर हमें बीच में आना है तो पहले तुम हमारी कंट्री का पार्ट हो जाओ, उसके बाद हम आएंगे, ठीक है। तो हरि सिंह राजी हो गया साइन करने के लिए, लेकिन कुछ कंडीशन रखने लग गया। अब पटेल साहब तो पता ही है आयरन मैन, कहाँ मानते थे किसी की, बोले ना भाई कोई कंडीशन नहीं मानेंगे हम तुम्हारी, हमें कोई कंडीशन पे साइन नहीं करवाने हैं तुमसे, ठीक है। लेकिन भाई उस समय क्या थे, प्रेसिडेंट कौन, हमारे PM कौन थे, नेहरू जी, है ना। तो भाई कहीं ना कहीं ऑफिशियली पावर तो किनके पास थी, हमारे नेहरू जी के पास थी, ठीक है। तो नेहरू जी ने क्या बोल दिया कि चलो कोई नहीं यार तुम करवा लो भाई, ठीक है, कोई नहीं, थोड़ी रिलैक्सेशन पे या थोड़ी कंडीशन पे क्या करवा लो, इनसे साइन करवा लो, ठीक है। तो उस समय क्या कर दिया हरि सिंह ने, क्या कर दिया, हमारा इस पर साइन कर दिए, हरि सिंह ने साइन कर दिए हमारे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे, ठीक है। बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। कब बात, 26 अक्टूबर 1947 को साइन किए गए, ठीक है। और एट द सेम डे 27 अक्टूबर को हिंदुस्तान ने अपनी आर्मी भेज दी कहाँ पे, श्रीनगर में, है ना, डायरेक्ट एयरलिफ्ट, है ना। और विद इन 2 वीक भाई उनको क्या कर दिया, खदेड़ दिया, जितने पाकिस्तानी आए थे, ठीक है, खदेड़ दिया। लेकिन तब तक क्या हुआ था, तब तक जो पाकिस्तान की जो आर्मी थी वो काफ़ी अंदर तक आ गई थी, है ना, यहाँ तक काफ़ी एरिया उन्होंने क्या कर लिया था, कैप्चर कर लिया था, क्योंकि भाई डायरेक्ट इन्वेड था, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे उन्होंने कर दिया, रोक दिया और पीछे पुश करने लगे, है ना। तो अगर हम बात करें तो ये जो अब लड़ाई किसकी हुई थी, पहले ये लड़ाई किसकी थी, पहले ये लड़ाई थी पाकिस्तान वर्सेस किसकी, कश्मीर की। अभी लड़ाई किसकी हुई थी, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। भाई उन्होंने साइन कर दिया ना, अब तो पार्ट ऑफ इंडिया था, ठीक है। तो ये पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई थी, है ना। और ये लड़ाई कब तक चली, 1 साल 2 मंथ और 2 वीक्स, है ना। और लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। तो माउंट बेटन जो हमारे वायसराय थे, उन्होंने बोला, लास्ट वायसराय थे, उन्होंने एडवाइस किया नेहरू जी को कि ठीक है आप कहाँ UN में जाइए, ठीक है, UN में जाके अपनी बात रखिए, है ना। तो ये बात कहाँ चलेगी, UN में चलेगी, है ना।
1948 के अंदर, और 1 जैन 1948 को सीज फायर कर दिया गया, ठीक है, सीज फायर घोषित कर दिया गया, ठीक है। और जो एरिया उन्होंने कैप्चर कर दिया था, इसको फिर अब आज के बारे में हम क्या बोलते हैं, पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है। अब उस समय क्या हुआ था, 2/3 जो पार्ट था ये किसके पास आ गया, इंडिया के पास आ गया, और जो उन्होंने कैप्चर कर रखा था कौन सा, गिलगिट एंड बलोचिस्तान, जो ये वाला एरिया था ये किसके पास रह गया, फिर पाकिस्तान के पास रह गया, जिसको हम आज की डेट में हम क्या बोलते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, इस तरह से हमारे देश को यूनाइट किया गया, आयरन मैन हमारे वल्लभ भाई पटेल साहब की मेहनत से क्या हुआ, हमारा देश यूनाइट हो गया। लेकिन अगर बात करें तो बाउंड्रीज, जो हमारी स्टेट बाउंड्रीज थी, ठीक है, तो यहीं पे नहीं रुकी, और प्रॉब्लम्स यहीं पे नहीं रुकी, आगे चल के बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी। क्या प्रॉब्लम्स बढ़ी आगे जाके, क्योंकि अभी जो हमारा जो देश था, ठीक है, जो स्टेट्स बने थे, है ना, ये किसके बिहार पे बने थे, या किसको अगर हम बात करें किसके बेस पे बने थे, ये जो हिस्टोरिकल इवेंट्स थे, कुछ पॉलिटिकल या मिलिट्री स्ट्रेटजीज प्लानिंग थी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ था, स्टेट्स का निर्माण हुआ था, ठीक है। तो स्टेट का जो निर्माण था, ठीक है, जो स्टेट्स को ऑर्गेनाइज किया गया था, वो किसी लिंग्विस्टिक के आधार पे नहीं किया गया था, है ना। तो अब क्या हुई, अब देश आज़ाद हो गया, ठीक है भाई, ये सब स्टेट्स बन गए, लेकिन कोई भी स्टेट क्या था, लिंग्विस्टिक के आधार पे बेस पे स्टेट को नहीं बनाया गया था, है ना। तो अब क्या हो गया, अब मांग उठने लगी, कहाँ मांग उठने लगी, सबसे पहले जो लिंग्विस्टिक बेस पे जो हम डिमांड उठी, वो कहाँ उठी, एमपी में, सॉरी आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश फर्स्ट स्टेट था यहाँ पे लैंग्वेज की बेस पे इसको क्या मांग उठी कि भाई हमें लैंग्वेज की बेस पे या लिंग्विस्टिक आधार पे हमारा स्टेट घोषित कर दिया गया। और उस समय एक पोटी पीएस मुल्लू जिनको बोला जाता है, पोटी सीरा मुल्लू, इन्होंने क्या कर दी, हंगर स्ट्राइक कर दी, ठीक है। और इनकी भाई जो हंगर स्ट्राइक थी वो चली 58 डेज, और 58 डेज के बाद क्या हुआ भाई साहब, एक्सपायर हो गए, है ना। 58 डेज के बाद क्या हुआ, ये भाई साहब एक्सपायर हो गए, है ना। और इनके एक्सपायर होते ही क्या हो गया, राइट स्टार्ट हो गई, है ना, बहुत जगह दंगे होने लगी, है ना। तो उस समय आनंद फानंद में क्या कर दिया, हिंदुस्तान ने किसको बना दिया, आंध्र प्रदेश, ठीक है। और उसके बाद एक कमेटी बनाएगी, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, है ना। क्या बनाएगा उसके बाद, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। ये कब हुआ, ठीक है, 1953, ठीक है। अब भाई इसका काम क्या था, इसके जो मेंबर थे, इसके ना जो मेन थे उनको फैजल अली कमीशन बोला जाता है इनको, ठीक है। इसके अलावा इनके 2 और मेंबर थे, जस्टिस फैजल अली, जस्टिस HN कुंजरू और जस्टिस KM पानीकर, ठीक है। तो ये मेंबर्स थे, इनकी कमेटी बनाई गई, ये बहुत पढ़े लिखे इंसान थे, ठीक है, ये सब बहुत पढ़े लिखे थे, ठीक है। तो इन्होंने ये पूरा भाई इन्होंने पूरे देश में ये गए, ठीक है, बहुत सारे स्टेट्स में गए, बहुत सारे लोगों से इन्होंने बात करी, ठीक है। और 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद, है ना, 14 दिसंबर 1955 को इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट थी वो किसको दे दी, लोकसभा के टेबल पे रख दी, ठीक है, लोकसभा में दी थी, कब, 14 दिसंबर 1955 को, ठीक है। और भाई इन्होंने जो एडवाइस किया, ठीक है, कि हमारे पूरे देश के अंदर 13 स्टेट्स और 3 यूटीज, है ना, को
बनाया जाए, मतलब पूरे स्टेट्स को, जो हमारे स्टेट्स बने हुए हैं उनको लिंग्विस्टिक के बेस पे रीऑर्गेनाइज किया जाए, ठीक है। और 1956 के अंदर, 1956 के अंदर, है ना, कमीशन की रिपोर्ट्स को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके, ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, आगे पारित कर दिया, है ना। और उन्होंने फाइनली क्या कर दिया, 14 स्टेट्स और 6 यूटीज, 14 स्टेट और 6 यूटीज के साथ उन्होंने क्या कर दिया भाई, रीऑर्गेनाइज कर दिया स्टेट्स को, ठीक है। तो तब से लेके आज तक भी रीऑर्गेनाइज होते रहे हैं, बहुत सारे स्टेट्स हैं जो आगे जाके फिर बने, ठीक है, रीऑर्गेनाइज हुए, ठीक है। चलिए आगे जाके एक एक स्टेट की बात करते हैं, एक एक स्टेट के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे वो रीऑर्गेनाइज हुआ, कब हुआ और कहाँ से, उसका कैपिटल क्या है और पहले वो किसका पार्ट था, ठीक है। और अगर हम बात करें तो लिंग्विस्टिक बेस, अगर लैंग्वेज के आधार पर बात करें तो आज भी हिंदुस्तान को 3 पार्ट्स में हम बांट के बात करते हैं। नंबर 1 जो ऊपर है, इस पार्ट को हम नॉर्थ इंडिया बोल देते हैं, ठीक है, कि ये तो नॉर्थ इंडियंस हैं, ठीक है। और इस एरिया को, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, इसको हम साउथ इंडियंस बोलते हैं, साउथ इंडिया बोलते हैं। और इनको हम 7 सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इस पर अलग से एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंटरेस्टिंग ये वाला चैप्टर बनेगा यहाँ, ठीक, इंटरेस्टिंग भी है, थोड़ा टफ भी है, कि कैसे आसाम को ऐसे डिवाइडेशन किया गया 7 सिस्टर्स की, और 7 सिस्टर्स का नाम जो था वो किसने दिया, क्या दिया, वो सब चीज़, सब बातें करेंगे अगली किसी वीडियो के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से इसको बोला जाता है, ये वाला पार्ट साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, देन ये नॉर्थ ईस्ट भी बोला जाता है, 7 सिस्टर भी बोला जाता है, नॉर्थ ईस्ट एरिया बोला जाता है पूरा, और 7 सिस्टर्स भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिए, थोड़ा मोटा मोटा याद रखिए।